नमस्कार। स्वागत है आपका इस इकोनॉमी मार्केट्स और इन्वेस्टमेंट्स के वेबिनार में। इस बार हम टॉपिकली बजट के ऊपर फोकस करेंगे, मगर बजट की डेटा देखने से पहले हम थोड़ा इकोनॉमी की हालत कैसी थी बजट के पहले और क्यों बजट ऐसे इम्पैक्ट लिया था स्टॉक मार्केट के ऊपर, उसके ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, तो पहली चीज है कि बजट से पहले ही इंडिया का वी शेप रिकवरी जारी था, राइट। और अगर वर्ल्ड की ओर ध्यान दें, वहां पे भी वी शेप रिकवरी हो रहा है और पोस्ट कोविड रिकवरी अभी जारी है और ग्लोबली सिंक्रोनाइज्ड है। यानी सभी जगह आप उसके असर देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव। कई जगह पे थोड़ी वैक्सीन, थोड़ी महामारी की एक सेकेंड वेव हो रही है, बट कई जगह पे नहीं हो रही है। जैसे इंडिया में हमने अच्छा कंट्रोल किया है, मगर 17 मिलियन लोग ऑलरेडी वैक्सीनेट हो चुके हैं और ये और भी बढ़ेगा। ब्रेक्सिट डील भी पॉजिटिव थी और यूएस में बाइडेन जी की जीतना भी बहुत एक पॉजिटिव फिगर था। तो लिक्विडिटी जारी रहेगी, करीबन $300 बिलियन हर महीने अमेरिका, जापान और यूरोप तीनों पंप इन कर रहे हैं। मगर यूएस में हालत ऐसी है कि उनकी डेफिसिट, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट साथ मिला के करीबन 19-20% के लेवल पे है। तो नेचुरली डॉलर की एक वीकनिंग स्टोरी भी आगे वाले दिन में बढ़ रही है। उसका असर क्या होगा मैं बाद में बताता हूँ आपको। तो एक मिनट, तो जैसे मैंने कहा, लिक्विडिटी और डॉलर रिक्वेस्ट गिवन है। कमोडिटी में थोड़ी स्ट्रेंथ देख रही है, बट ये बहुत ज्यादा स्पाइक होने की कुछ आशा नहीं है, क्योंकि चाइना का क्रेडिट साइकिल अभी करीबन पीक की ओर पहुंच रहा है, राइट। मगर सभी इकोनॉमी में आउटपुट गैप, यानी डिमांड माइनस सप्लाई का गैप, बहुत फासला बहुत है। तो इन्फ्लेशन बढ़ने की डर नहीं है अभी तक, क्योंकि एग्जिस्टिंग कैपेसिटी आसानी से कुछ भी डिमांड जो बढ़ती है उसको कवर कर सकती है, राइट। मगर एट द सेम टाइम इंडिया में क्या देख रहे हैं हम, बाद में अभी आएंगे इसके बाद, कि जब लिक्विडिटी होती है वर्ल्ड में, इंडिया की अर्निंग्स ग्रोथ बढ़ती है, क्योंकि लिक्विडिटी के कारण इंटरेस्ट रेट्स कम होता है, तो एक माहौल बनता है कि कॉस्ट उनके गिर जाते हैं, राइट। तो ऐसी हालत में देखिए, वी शेप रिकवरी, वर्ल्ड की रिकवरी मच फास्टर देन एक्सपेक्टेड रही है। यानी कि प्री कोविड की ग्लाइड पाथ येलो में दिया है और पोस्ट कोविड की रिकवरी देखो प्री कोविड की ग्रोथ पाथ को पार कर चुकी है। यानी एक्चुअली नई एक बहुत मजबूत दुनिया सामने दिख रही है हमारे, राइट। तो ये इसका जजमेंट तो हम पीएमआई से हर बार करते हैं, परचेस मैनेजर इंडेक्स, और यूएस, चाइना, यूरोप तीनों में एक साफ वी शेप रिकवरी और उसके बाद भी एक राइजिंग ट्रेंड सामने दिख रहा है। और वैक्सीनेशन की बात हमने की, 17 मिलियन, वहां पे अमेरिका, चाइना, इजराइल में ज्यादा हुए, इंडिया भी फास्ट कैचअप कर रहा है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वैक्सीनेशन, राइट। और एफिशिएंसी रेट वैक्सीन का सबको पता है कि अभी तक इंडिया में जो ऑक्सफोर्ड का एस्ट्राजेनेका है उसका 70% ही है एफिशिएंसी, मगर बाहर के देश में जो मॉडर्ना, फाइजर और गमालया रशियन वैक्सीन जो है वो 90% से ज्यादा इफेक्टिवनेस दिखा रहे हैं। और वो इंडिया में इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनके लिए टेम्परेचर -18 डिग्री रखना पड़ता है, हमारे पास वो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है, राइट। तो ये है चीज की सिंक्रोनाइज रिकवरी। तो देखिए यहाँ पर कि डेवलप्ड मार्केट को ब्लू कलर में दिया है, इमर्जिंग मार्केट को येलो। तो देख रहे हैं कैसे साथ में, मानते हैं कि डेवलप मार्केट में थोड़ी आगे रिकवरी शुरू हुई थी, मगर थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर 2021 में करीबन इक्वल ग्रोथ आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो ओवरऑल समरी अमेरिका और यूएस के बारे में देखें तो ब्लू वेव एक मिक्स सरप्राइज था मार्केट के लिए, मगर डेमोक्रेट्स को दोनों हाउसेस का कंट्रोल मिल गया है, सेनेट और कांग्रेस, राइट। और इसलिए गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, ट्रंप के जमाने में बहुत इंटरफेयर करते थे मॉनेटरी पॉलिसी में, अभी फेड को इंस्टीट्यूशनली इंडिपेंडेंस दिया जाएगा, ट्रेड वॉर की कोई गुंजाइश नहीं है। मगर धीरे धीरे यूएस चाइना की रिलेशनशिप में थोड़ी सुधारने की स्थिति में आ सकती है, राइट। तो डेमोक्रेटिक सेनेट कंट्रोल में और एक फिस्कल स्टिमुलस पैकेज आसानी से पास हो जाएगा पार्लियामेंट, यूएस पार्लियामेंट के अंदर। ये ग्रोथ के लिए बहुत बड़ी स्टिमुलस होगी और मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि 2021 के लिए फ्रंट लोड हो जाएगी, यानी पहले ही स्टिमुलस दे देंगे ताकि ग्रोथ जल्दी वापस आ सके। तो ऐसी हालत में अमेरिका की फिस्कल डेफिसिट और डॉलर में कैसे कोरिलेशन है, जैसे ही फिस्कल डेफिसिट बढ़ती है तो डॉलर वीक होती है। तो ये इनवर्स रेशियो लिखाया हमने, तो सामने आने वाले दिन में एक वीक डॉलर की एक्सपेक्टेशन, राइट। एट द सेम
टाइम थोड़ा एक चाइना का ग्रोथ के कारण राइट एक मेटल्स रैली सामने दिखती है, क्योंकि चाइना स्टील कंजम्पशन देखिए या एल्यूमिनियम डिमांड देखिए या कॉपर की डिमांड देखिए, तीनों ग्राफ में आपको दिख रहा है कि चाइना में मेटल्स का रिकवरी, तो मेटल्स में थोड़ा इम्पैक्ट जरूर होगा कमोडिटी प्राइसेस का। क्रूड ऑयल में की स्टोरी है कि एक स्टेबलाइजेशन वाली स्टोरी, एकदम भयंकर गिरावट और उसके बाद और गिरावट नहीं आई, और करीबन सप्लाई और डिमांड यानी ओपेक कंट्रोल करता है सप्लाई और डिमांड करीबन मैच्ड स्थिति में है। तो ओपेक भी ज्यादा कटौती करके डिमांड को बूस्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और प्राइस को एक लेवल पे रखे ताकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो। तो ये एक स्टेबलाइजेशन ऑयल के लेवल पे भी हमें सामने दिख रहा है, राइट। तो मगर मेटल का रैली जो मैंने चाइना के कारण बताया था, ये बहुत सस्टेन होगा अभी तक उम्मीद नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड की रिकवरी में अभी भी टाइम लगेगा और चाइना में क्रेडिट ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है, तो क्रेडिट का अवेलेबिलिटी टू बाय मोर मेटल उतना नहीं होगा, ये उम्मीद है। तो एक स्टेबल कमोडिटी साइकिल दिख रहा है, बहुत जबरदस्त रिकवरी नहीं। अगर वर्ल्ड की रिकवरी बहुत जबरदस्त बढ़ी तभी मेटल प्राइसेस में भी बढ़त आप देख सकते हैं, राइट। तो लिक्विडिटी की बात ऑलरेडी करी, तो दिसंबर 2022 तक करीबन $30 ट्रिलियन और लिक्विडिटी पंप होने की आशा है। तो नेचुरली सभी मार्केट्स के लिए ये फायदेमंद चीज होगी, राइट। और बैलेंस शीट, लिक्विडिटी के अलावा बैलेंस शीट भी जो एक्सपेंशन करने की कोशिश है, फेड शायद नेक्स्ट ईयर जनवरी से थोड़ी स्लो डाउन जैसे ही ग्रोथ सामने दिखती है कर सकती है, मगर 2021 के लिए यह डर हमारे सामने नहीं है, राइट। तो यह है कि मैंने बताया फेड, ईसीबी और बीओजे बैंक ऑफ जापान, ये तीनों ही 90% वर्ल्ड की लिक्विडिटी को कंट्रोल करते हैं और तीनों ने अपने बैलेंस शीट को भयंकर एक्सपैंड किया है, राइट। इंडिया की ओर ध्यान देते हैं तो क्या हुआ, दिसंबर में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई देखिए न्यू साइकिल हाई पे पहुंच गया और कल डेटा आया था जनवरी का 57 कंपेयर टू 55 ऑफ दिसंबर। तो इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल की रिकवरी जारी है, राइट। तो ओवरऑल वर्ल्ड में आप देखें तो करीबन 90% इकोनॉमी ने मंथ ऑन मंथ अपने पीएमआई को एक्सपैंड करते हुए दिख रहा है। तो एक्सेप्ट मेक्सिको और थोड़ी रशिया में फ्लैट है, बाकी सभी देशों में एक एक्सपेंशनरी पीएमआई ही सामने दिख रहा है, यानी आउटलुक शॉर्ट टर्म ग्रोथ के लिए बेहतर है, राइट। और चाइना का ग्रोथ रिकवरी सभी जगह में, वेदर कंजम्पशन ओरिएंटेड या डिसओरिएंटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में देखिए वी शेप्ड रिकवरी सामने दिख रही है, राइट। और यूएस में भी रिटेल सेल्स उम्मीद से ज्यादा तेज वापस आ गया है, और इंडिया में देखें तो जीएसटी का कलेक्शन भी रोबस्ट और कंटिन्यूड अपटिक में है। अभी डेटा आया था अगले महीने का भी 1,20,000 करोड़ का आया था। तो जीएसटी की रिकवरी एक स्ट्रॉन्ग सेंस है कि ओवरऑल इकोनॉमी वापस एक्टिविटी लेवल्स नॉर्मल लेवल जो थे कोविड के पहले उस लेवल पे पहुंच चुकी है, ये सामने से हमको दिख रहा है, राइट। और उसका दूसरा कारण यह भी है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी वापस प्री कोविड लेवल तक, अर्बन में लीजिए रूरल में लीजिए, दोनों में वापस आ पहुंच चुका है। तो ओवरऑल इंडिया में भी कई इंडिकेटर्स देखे हैं तो वी शेप रिकवरी सामने दिखती है, आपको मैंने यहाँ पे टाइटल दिया गया। तो ओवरऑल एक इकोनॉमिक रिकवरी इंडेक्स अगर हम बनाए तो वहां पे 100% प्री कोविड लेवल को दे तो करीबन वही लेवल 100% आज पहुंच चुकी है। तो समझिए कि कोविड का जो भी असर उसको पूरा हमने स्वॉलो करके अब्सॉर्ब भी कर लिया है और इकोनॉमी वापस प्री कोविड लेवल पे है, मगर प्री कोविड लेवल ही बहुत बढ़िया नहीं थी ना, क्योंकि 2017 से ही एक डाउन टर्न शुरू हुआ था, उसको अभी पार करना है इकोनॉमी को, राइट। और इसलिए कह रहे हैं कि रियल जीडीपी ग्रोथ राइट स्टेडी पाथ पे है। अगर 5 ईयर एवरेज पे देखें, ईयर ऑन ईयर में आपको बहुत उतार चढ़ाव दिख सकता है, मगर एक 5 ईयर में फ्लैटन करेंगे तो देखता है कि 5 ईयर एवरेज करीबन स्टेबल लेवल पे है, राइट। तो 2019 की जीडीपी लेवल आने के लिए कितने क्वार्टर्स लगेंगे हर देश में, क्योंकि कौन सी गवर्नमेंट फास्ट एक्शन लेकर अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट दे रही है, ये सामने दिख रहा है कि इंडिया सेकंड फास्टेस्ट है साउथ कोरिया के बाद, बस 9 ही महीने में 2019 की एब्सोल्यूट जीडीपी, मैं जीडीपी ग्रोथ रेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 200 लाख करोड़ जो हमारी जीडीपी की लेवल है, आंकड़े बाद में देखेंगे, उस लेवल को पहुंचने में इंडिया सेकंड फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड होगी, बाकी देश को और बड़ी वक्त लगेगा
अपने पुराने जीडीपी लेवल तक पहुंचने के लिए। कॉन्ट्रैक्शन इतना जो हो चुका है, राइट। तो ओवरऑल इंडिया की जीडीपी प्रोजेक्शंस भी देखिए, करीबन अपवर्ड रिवीजन बाय 3 परसेंटेज पॉइंट्स कर दिया है पहले की एक्सपेक्टेशन से आज। तो अब 2021 में जनवरी में हम 9.5% की जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए एक्सपेक्टेशन करें। वही बजट में निर्मला जी ने भी दिया है, मैं दिखाता हूँ, राइट। तो ये 9.5% कैसे बनेगा, आपको दिखेगा कि ये जो अप्रैल में जून आने वाले साल की बात कर रहे हैं, वहां पे 17% ग्रोथ दिखेगा। अब बताएंगे तो अरे 17 क्यों? अरे क्योंकि अप्रैल मई जून पिछले साल यानी ये 2020-21 वाली साल में 23% नेगेटिव में था ना। तो वाई इफेक्ट में बेस इफेक्ट का एडवांटेज फर्स्ट क्वार्टर में मिलेगा। तो आंकड़े आएंगे 17%। अगर सोच लीजिए कि ये एक्चुअली बेस इफेक्ट का रीजन है। उसके बाद धीरे धीरे अगले क्वार्टर का भी -9.5 था पहले, सभी 7.5 पे, इसलिए 12.7 दिख रहा है, फिर 7.5। तो ओवरऑल साल का हम करीबन 9% से 9-9.5% की जीडीपी ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं, राइट। और इसके साथ हमने कोविड को कंट्रोल करने में बहुत बेहतर काम किया है। देखिए हमारी फैटेलिटी की रेट और हमारी रिकवरी की रेट, फैटेलिटी रेट गिर रही है और रिकवरी रेट बढ़ रही है। तो सभी देशों के माफिक हमने बहुत बढ़िया काम किया है कोविड को कंट्रोल करने में, राइट। तो आरबीआई ने भी सपोर्ट दिया है गवर्नमेंट को। करीबन बैलेंस शीट का एक्सपेंशन देखिए रिकॉर्ड हाई पे गया है लिक्विडिटी। तो पहले क्राइसिस 2008-9 में था, उससे 30% ज्यादा आज उन्होंने लिक्विडिटी दिलवाकर गवर्नमेंट की एक्शंस को सपोर्ट दिया है, राइट। और इसलिए आप देखें तो 3 मंथ रेट्स अधिक है, तो रिवर्स रेपो के नीचे कॉर्पोरेट बोरो कर रहे हैं और एक्चुअली रियल रेट नेगेटिव में चली गई है इन्फ्लेशन को हटाया तो ये एक अच्छी बात है कि सस्ता पैसा आरबीआई ने प्रोवाइड किया है देश के इकोनॉमी। और इसके साथ उन्होंने रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क भी जो अनाउंस किया कामत कमेटी के अंदर, उसके कारण करीबन 66% कंपनी को बेनिफिट मिल रहा है कि जो भी लोन उनको इमीडिएटली देना पड़ रहा था उसको 2 साल, 3 साल, 5 साल का टाइम फ्रेम दे दिया है, ताकि एनपीए का रिस्क बैंकिंग को ना हो और वो सेक्टर्स को भी मोहरत मिले कि हम धीरे धीरे पैसा दे सकते हैं, तो कोई हमारी करंट प्रोडक्शन में कोई असर नहीं आनी चाहिए। तो ये बहुत बढ़िया एक्शन आरबीआई ने भी लिया है, राइट। तो ओवरऑल स्ट्रेस इन द बैंकिंग सिस्टम अब देखें, सितंबर 2020 और दिसंबर 19 की जो कंपैरिजन में देखें आप, राइट, क्लियरली आपको दिख रहा है कि हर बैंक में एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई स्ट्रेस परसेंटेज, राइट, इस एक्सपेक्टेड की बड़ी ड्रॉप होगी स्ट्रेस, राइट। क्योंकि ये क्या बता रहा है आपको, ये है प्रोविजन कवरेज। तो जैसे ही बैंक्स ने प्रोविजन बढ़ाया तो नेचुरली वो प्रोविजन के अंदर ही जो भी एनपी आता है उसको ऑब्जर्व कर चुके हैं, राइट। सभी बैंक्स में बहुत सावधानी से, बहुत केयरफुली उन्होंने अपना प्रोविजंस इस पीरियड में बढ़ा दिया है, ताकि जो भी एनपीए सरप्राइज में आए उसको प्रोविजन के अंदर कवर कर कर उनकी अर्निंग्स पे ऊपर उतना असर नहीं आएगा, राइट। तो और ये कोविड के कारण जो प्रोविजन किया है, खाली बंधन बैंक ने 2.5% प्रोविजन दिया है क्योंकि वो माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग में हुआ है। मगर एसबीआई देखिए खाली 0.3%, एचडीएफसी 0.6, यानी बड़े बड़े अच्छे बैंक ने कोविड के कारण उनको ज्यादा असर नहीं दिखा, तो उन्होंने ज्यादा कोविड के कारण कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजन करने की जरूरत नहीं सोची। तो ये बहुत बढ़िया चीज है, राइट। एंड कलेक्शन एफिशिएंसी, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में बहुत ध्यान दे रहे हैं क्योंकि वही सर्कुलेशन है इकोनॉमी का, ब्लड सर्कुलेशन। तो कलेक्शन एफिशिएंसी में भी देखिए लार्ज बैंक को मिड 90% में कलेक्शन एफिशिएंसी, यानी 100% में से 90 से ज्यादा उनका कलेक्शन हो चुका है। तो एनपीए लेवल इज 1 माइनस कलेक्शन एफिशिएंसी, खाली समवेयर बिटवीन 4 to 7% ही आपको दिख रहा है, राइट। तो ये भी अच्छी चीज है कि बैंकिंग सेक्टर ने इस स्थिति को अच्छी तरह मैनेज किया। तो ओवरऑल स्ट्रक्चरल पॉजिटिव जो आ रहे हैं वो गवर्नमेंट की ओर से हाउसिंग में है, पीएलआई स्कीम के थ्रू है और एनआईपी के थ्रू है, ये तीनों में थोड़ा ध्यान देंगे। तो हाउसिंग में क्या हुआ है, पहली चीज कि घटते हुए इंटरेस्ट रेट और दबे हुए प्रॉपर्टी प्राइसेस के कारण आज आप देखेंगे तो होम लोन पेमेंट टू इनकम रेशियो, राइट, जो 50% तक चली गई थी वो अभी 27% तक गिर गई। यानी 2003-4 में
जो लेवल्स थे वो अभी पहुंच चुके हैं। यानी बहुत आसान है घर खरीदना, क्योंकि इसके साथ क्या हुआ है कि अगर ईएमआई टू इनकम रेशियो देखे 51% में था 2007 में, आज खाली 29% है। और प्रॉपर्टी प्राइस टू इनकम रेशियो भी 6.5 से खाली 4.25 पे आप पहुंची है। तो हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है। और इवन घर अपने लिए रहने के लिए नहीं सही, आप कुछ रेंटल में देने के लिए घर खरीद रहे हैं तो भी आपके लिए हालत बहुत इंप्रूव हो चुकी है, क्योंकि 2012-13 में आपको इंटरेस्ट रेट में टैक्स कट मिलता है ना, तो पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट ऑन हाउसिंग लोन और जो रेंट मिलता है आपको प्रॉपर्टी में, इसमें जो गैप है वो पहले 7% के करीब था, आज 3% के करीब आ गया है। यानी खाली 3% आपको अपने दूसरे इनकम से सपोर्ट करना होगा। और आने वाले दिन में जैसे प्रॉपर्टी प्राइस बढ़ती है ये भी कम होती जाएगी। तो यानी आपको रियल एसेट क्रिएशन का अच्छा मौका है हाउसिंग सेक्टर में आज जो हालत बनी है, क्योंकि हाउसिंग लोन रेट्स भी इतने गिर चुके हैं बिलो 7%। राइट, तो वो था हाउसिंग, जो एक भयंकर मल्टीप्लायर इफेक्ट देगा। सेकंड है ये पीएलआई स्कीम। पीएलआई माने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, कुछ गिने चुने सेक्टर में उन्होंने कहा कि किसी ने कुछ शुरुआत किया तो जो रॉ मटेरियल के अलावा जो वैल्यू एडिशन उसमें करते हैं हम उसमें 5 से 6% आपको इंसेंटिव के तौर पर देते हैं। तो ये 13 ऐसे स्कीम्स लॉन्च किए हैं गवर्नमेंट ने। और देखिए इसका एक्सपेक्टेड असर, यानी ग्रीन में जो है एनुअल इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो, और जो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन है वो डार्क ब्लू में है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो वैल्यू एडिशन देखिए 2027 में करीबन 2.25% आपको जीडीपी का वैल्यू एडिशन थ्रू द पीएलआई स्कीम आप पहुंचेगा। और कहाँ कहाँ ये गया है, मोबाइल्स, ऑटो, बैटरी, फूड, फार्मा, टेक्सटाइल, टेलीकॉम और कुछ अदर गिने चुने सेक्टर। तो ओवरऑल ये पीएलआई स्कीम के कारण करीबन $150 बिलियन का नई सेल्स और $70 बिलियन का वैल्यू एडिशन की उम्मीद है। तो ये बहुत बड़ा एक गेम चेंजर है। ओल्ड जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो सक्सेस नहीं दिखा पाई उसको पीएलआई स्कीम दिखाकर इकोनॉमी को आगे ले चलेगी। राइट, तो ओवरऑल देखिए कि मैंने सॉरी सेम स्लाइड को गया। तो पीएलआई के अलावा ये एनआईपी, राइट, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, राइट, वहां पे देखिए कितना फोकस है। 2020 से 2025 के अंदर करीबन 111 लाख करोड़ प्लान किया है गवर्नमेंट में। और इसमें एनर्जी, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवे 70%, यानी 70 लाख करोड़ बस ये 4 जगह में निवेश हो रहा है। तो इस बजट में भी इसके ऊपर ध्यान दिया था। तो याद रखिए कि ये भी एक इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत मजबूत सपोर्ट देने वाली चीज है। राइट, इसके साथ फॉरेनर्स के लिए और नई प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के लिए भी 17% बेस्ट टैक्स रेट इन द वर्ल्ड बना चुका है गवर्नमेंट। और इसके साथ हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर की फोकस के कारण इंप्रूव हुई है और भी इंप्रूव होगी जब नेक्स्ट आंकड़े रिलीज होते हैं। और चाइना के साथ हमारी जो लेबर की एडवांटेज है, चाइना का लेबर गिर रहा है, हमारा लेबर बढ़ रहा है। और एट द सेम टाइम कोविड के कारण बहुत फॉरेनर्स ने डिसीजन लिया है कि हम चाइना से कैपेसिटी बाहर हटाएंगे, थोड़ा या पूरा। राइट, तो ऐसी हालत में रिलोकेशन का इंटेंशन बढ़ते बढ़ते चाइना प्लस वन अगर स्ट्रैटेजी कोई सोचता है तो इंडिया का लेबर एडवांटेज और टैक्स एडवांटेज और ईज ऑफ डूइंग इंप्रूवमेंट के एडवांटेज के कारण एक चाइना प्लस वन में इंडिया शामिल हो सकता है। तो ये पीएलआई स्कीम सब उसी को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन करी गई है। राइट, तो अब इकोनॉमी से हम मार्केट के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। तो मार्केट्स में क्या है कि आप इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स और S&P 500 इंडेक्स को डॉलर की वीकनेस, डीएक्स होता है डॉलर एक्स वाई, माने डॉलर अगेंस्ट ऑल अदर कंट्रीज। तो अगर डॉलर स्ट्रेंथ हो रहा है तो ये राइजिंग ट्रेंड में होगा, वीकेंड हो रहा है तो गिर। तो डॉलर डीएक्सवाई का इन्वर्टेड रेशियो और इमर्जिंग मार्केट की परफॉर्मेंस में क्लोज लिंक है। जब भी डॉलर वीक होती है तो इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। तो ये एक क्लू है कि आने वाले दिन में फिस्कल डेफिसिट्स के कारण डॉलर की वीकनेस इमर्जिंग मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव आ निकलेगी। राइट, तो ये है एक्चुअल परफॉर्मेंस। और यहाँ है फ्लोज का परफॉर्मेंस। फ्लोज भी
इमर्जिंग मार्केट की कैपिटल आउटफ्लो जो होता है एडवांस कंट्री से इमर्जिंग, वो भी अगर डॉलर वीक होता है तो फ्लोज बढ़ते हैं। जैसे देखिए लाल और ब्लू लाइन में कैसे आपको कोरिलेशन दिख रहा है। तो ये भी एक सपोर्टिव चीज है कि ना ही इमर्जिंग इकोनॉमीज की परफॉर्मेंस अच्छी होगी डॉलर वीकनेस के कारण, मगर आपको फ्लोस भी एफआईएस के इमर्जिंग मार्केट के अंदर ज्यादा आएंगे जैसी डॉलर की वीकनेस मेंटेन रहती है, राइट। तो नेचुरली ये इंडिया की अर्निंग्स ग्रोथ जो निफ्टी का ईपीएस देखते हैं उसका भी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन ग्लोबल लिक्विडिटी के साथ है। ये एक आंकड़े बता रहे हैं कि जब भी लिक्विडिटी जारी होती है वर्ल्ड में तब इंडिया का अर्निंग्स ग्रोथ बढ़ता है। एक सीधा आंसर इसका कारण है कि इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, जब लिक्विडिटी बढ़ती है तो सभी कॉर्पोरेट्स के लिए अपना इंटरेस्ट कॉस्ट गिर जाता है। और उसके अलावा भी ये लिक्विडिटी कारण जो सपोर्ट मिलता है, कैसे क्या होता है कि कॉर्पोरेट्स को भी जैसे मनी आता है मार्केट में और स्टॉक मार्केट बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली कॉर्पोरेट्स भी जाके अपना इक्विटी इश्यू इसी टाइम में प्लान कर कर अपना ग्रोथ को सपोर्ट दे देते हैं क्योंकि वैल्यूएशन अच्छी मिलती है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग फीचर है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने दिखाया कि डेट और डिस्ट्रप्शन के कारण हमारी जो आईएलएफएस की डेट क्राइसिस हुई थी और डिसरप्शन भी हुआ था, जैसे हमारी फार्मा कंपनी कोविड के पहले यूएस एफडीए के दबाव में आ रहे थे, तो ऐसी डिसरप्शन की सिनेरियो के कारण हमारी भी अर्निंग्स दबी हुई थी प्री कोविड की स्थिति में, राइट। अगर पोस्ट कोविड में आप देखिए कि बैलेंस शीट कंपनियों की तो तीन है यहाँ पर, लेफ्ट सेंटर और राइट। लेफ्ट में क्या है, एनएससी 500 यानी 500 कंपनी स्टॉक मार्केट में, उनकी नेटवर्थ उसको फाइनेंशियल्स को निकाल देंगे क्योंकि फाइनेंशियल्स डिस्टॉर्ट करते हैं, उनकी सिचुएशन अलग होती है। तो 500 में से फाइनेंशियल्स को निकाल दें तो देखिए कितना बढ़त आया है आपको उनके नेटवर्थ में स्टॉक मार्केट अप्रिसिएशन के कारण। नेक्स्ट, उनकी डेट में कितना गिरावट, क्योंकि एक तरफ उनको इंटरेस्ट रेट भी कम हुए मगर डिमांड कम होने के कारण वो बोरो भी नहीं किया। और थर्ड, उनकी डेट इक्विटी रेशियो यानी इंडियन कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट की हेल्थ आज बहुत बढ़िया क्षेत्र में है। तो कुछ नई कैपेसिटी कुछ भी करने के लिए उनको कुछ लोन लेना है तो उनकी बैलेंस शीट आज बहुत बढ़िया स्टेटस में है, तो उनको आसानी से लोन और कम ब्याज पे लोन मिल सकता है, राइट। तो इसके साथ ग्रोथ के पीछे, स्टॉक मार्केट की ग्रोथ के पीछे और एक जो स्टोरी होती है वो होती है कि जब अर्निंग्स आती है ना, तो जब एनालिस्ट उसको अंडर प्रेडिक्ट करते हैं और जो एक्चुअल अर्निंग्स बढ़ती है तो नेचुरली पी रेशियो एक्सपेंड होता है। मगर क्या होता है कि एनालिस्ट उसके साथ अपना फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को भी एक्सपेंड करते हैं, रिवाइज करते हैं, मगर मार्केट उसको भी बीट करती है। तो ये है एक क्लासिक बुल मार्केट का अर्निंग्स ग्रोथ पैटर्न जो अभी शुरू हो चुका है। इन टर्म्स ऑफ एनालिस्ट कॉन्स्टेंटली अपवर्ड रिवाइज करते जा रहे हैं अपने अर्निंग्स एस्टिमेट को और मार्केट उसको भी सरप्राइज देते हुए, इसलिए मार्केट हर स्टेज में बढ़ते हुए आप दिख रहे हैं। और कारण क्या है इसका, क्योंकि कॉर्पोरेट्स बहुत सुस्ती से क्या किया उन्होंने, अपना डेट को कम किया, अपने सप्लायर्स को अपना पेन को पास कर दिया और अपने प्रॉफिट मार्जिन को प्रोटेक्ट रखा। और स्टॉक मार्केट की अच्छी परफॉर्मेंस के कारण क्विकली उन्होंने डेट को इक्विटी से सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो पीएनएल में इंटरेस्ट कॉस्ट का बहुत बढ़िया सेविंग हुआ। तो ये सब चीज हमारी कंपनियों की स्थिति के बारे में हमें बताना होगा कि बहुत स्फूर्ति से उन्होंने डायनेमिक सिचुएशन में अपना एडवांटेज को इंप्रूव कर दिया है, राइट। तो ये है ओवरऑल कंसेंसस ईपीएस। देखिए कैसे ईपीएस की फोरकास्ट को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करते जा रहे थे एनालिस्ट, राइट। मगर समरी करने से पहले एक बार देख लें कि आने वाले दिन में क्या ऐसी रिस्क हो सकती है जो हमारी जो थीसिस है बुलिश थीसिस उसको कुछ ना कुछ कंट्रोल कर सकता है। तो ये सब चीज हमें ट्रैक करने की जरूरत है। क्या है, कोविड का इन्फेक्शन फ्लो खाली इंडिया में नहीं वर्ल्ड में भी, अगर वर्ल्ड में बहुत बढ़ जाता है तो ओवरऑल वर्ल्ड का माहौल भी बढ़ेगा ना, बदलेगा ना। तो ये एक देखने की चीज है। डॉलर, हम वीकनेस 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 की बात करें, अगर डॉलर स्ट्रेंथ होगी तो नेचुरली वो रिस्क फैक्टर है। और उसके साथ अगर डॉलर की स्ट्रेंथ के साथ इंडियन रुपी, क्योंकि डॉलर की स्ट्रेंथ सभी देश को अफेक्ट करती है, अगर शार्प इंडियन की रुपी की डिप्रिशिएशन होगी तो हमारी क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स का कॉस्ट बढ़ जाएगा और इकोनॉमियों पर बुरा असर आएगा। और वर्ल्ड अगर बहुत स्टार्प रिकवरी दिखने लगी
तो कमोडिटी प्राइस शार्प बढ़ेंगे तो एक तरफ इन्फ्लेशन बढ़ सकती है और दूसरी तरफ एफआई फ्लोस भी कमोडिटी रिच कंट्रीज जैसे ब्राजील रशिया की ओर डाइवर्ट हो सकते हैं और इंडिया को कम मिल सकता है। एट द सेम टाइम अगर इस बार मानसून खराब आई तो उसके कारण भी फूड इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, तो कमोडिटी इन्फ्लेशन उसके साथ बढ़ेगा। और फिर अगर अमेरिका में इन्फ्लेशन आता है तो क्या फेड वापस टेपरिंग जो किया था पहले 2013 में, याद है आपको? तो टेपरिंग का डर अगर आ गया तो लिक्विडिटी शार्पली कंट्रोल होती है। और यहाँ पे भी अगर ग्रोथ बहुत जबरदस्त बढ़ गई तो आरबीआई भी अपना फोकस ग्रोथ से इन्फ्लेशन के ऊपर शिफ्ट कर दिया और लिक्विडिटी को पुल बैक कर दिया, तो नेचुरली मार्केट के लिए अच्छा नहीं। तो ये सब ध्यान में रख लीजिए एज रिस्क फैक्टर्स गोइंग फॉरवर्ड। तो ऐसी हालत में मार्केट्स में निफ्टी का तो अर्निंग्स की ग्रोथ हम शार्प रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कितना? पिछले 3-4 साल से 450 टू 500 लेवल पे जो रही है निफ्टी ईपीएस, अगले साल करीबन 700 के करीब 685 के लेवल पर पहुंचने की उम्मीद है। तो ये वी शेप्ड रिकवरी ऑफ द इकोनॉमी यहाँ पे निफ्टी के ईपीएस में भी दिख रही है। और इसके कारण जो वैल्यूएशन का कर्व देखें, पी रेशियो, लॉन्ग टर्म एवरेज के ऊपर तीनों इंडेक्स करीबन बढ़ चुके हैं। तो दिसंबर 17 को पीक समझकर अगर हम तीनों इंडेक्स लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप को देखें तो लार्ज कैप इंडेक्स एक्चुअली दिसंबर की पीक से 8 नंबर यानी 18 से 26 पी रेशो बढ़ गई है। तो नेचुरली लार्ज कैप थोड़े एक्सपेंसिव टेरिटरी में दिख रहे हैं, whereas मिड कैप 24 में थी, अभी बढ़ के 22 तक पहुंचे, तो अभी भी 1.8 नीचे ही है प्रीवियस पीक से। और स्मॉल कैप लार्ज कैप की तरह थोड़ा वैल्यूएशन बढ़ गया है और करीबन प्रीवियस पीक पे पहुंच गई है। बट फिर भी मान लीजिए कि आज के दिन में मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी निफ्टी के करिए कंपैरिजन में 14% और 23% डिस्काउंट पे ही चल रहे हैं। ये बात मैं आपको इस ग्राफ से समझाता हूं कि ये है परफॉर्मेंस ऑफ द निफ्टी मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स। तो निफ्टी ने दिसंबर 17 से 133% रिटर्न दिया है, whereas मिड कैप ने 100% से थोड़ा कम और स्मॉल कैप ने 80% से थोड़ा कम। यानी निफ्टी ने बहुत बेहतर रिटर्न दिया है, तो ये दोनों इंडेक्स लैगिंग में है दिसंबर 2017 से आज तक। तो ऐसी हालत में अगर हम ये मार्च से जो रिकवरी, ये टिपिकल ग्राफ मैंने बार बार आपको दिखाया है कि ये बुल फेस और बेयर फेस इंडियन इकोनॉमी में कैसे ये इंडेक्स परफॉर्म करते हैं। जैसे याद होगा, बुलिश फेस में आपको ऑलवेज स्मॉल कैप मिड कैप से बेहतर देता है और मिड कैप सेंसेक्स से बेहतर देता है। तो यही है फेज 1 में, देखिए कितना करीब। मगर इस बार फेज 5 क्या ये बुलिश फेज शुरू हो गया है? उसको देखने के लिए नंबर्स आंकड़े देखें तो लार्ज कैप ने मार्च से 84% की बढ़त दिखाई है, मिड कैप ने 85 और स्मॉल कैप ने 100, यानी तीनों ने करीबन साथ ही बढ़त दिखाया। एक ट्रू बुल रैली हो तो स्मॉल कैप और मिड कैप दौड़ेंगे लार्ज कैप के आगे। तो आने वाले दिन में देखना है कि जैसे ही ये इकोनॉमिक रिकवरी सामने आती है तो आपको ग्रोथ इन मिड कैप और स्मॉल कैप और भी बेहतर लार्ज कैप को पीछे छोड़ते हुए देख। तो मेन कारण ये 133% जो निफ्टी ने रिटर्न दिया उसका है एफआईआई के फ्लोज, क्योंकि जैसे आप देखें एफआईएस ने हमारे देश को फेवर किया है। तो लास्ट नेट मनी, लास्ट दिन का छोड़िए, मगर नीचे देखिए फाइनेंशियल ईयर टू डेट अप्रैल से आज तक करीबन $30 बिलियन इंडिया को पैसा आया है, मगर बाकी सभी इमर्जिंग देशों को आउटफ्लो ही ज्यादातर आया है। और कैलेंडर ईयर टू डेट देखे भी 33। तो ऐसी हालत में इंडिया को फेवर करते हुए एफआईएस ने इंडियन मार्केट्स को बढ़ा दिया है। और अगर देखें ये शार्प वी शेप रिकवरी जो है, ये जीसेक को हम निफ्टी अर्निंग्स यील्ड, निफ्टी अर्निंग्स यील्ड कुछ नहीं है 100 डिवाइडेड बाय पी रेशियो। सो पी रेशियो 20 है तो 100 बाय 25 यानी परसेंटेज यील्ड। हमने निफ्टी में निवेश करके क्या रिटर्न पा सकते हैं एक फ्लैट ग्रोथ के टाइम पे। तो जीसेक का इसका रेट जब नेगेटिव होता है जो डिफरेंस, तो नेचुरली स्टॉक मार्केट अंडरवैल्यूड होती है और बाउंस होता है। तो यही हालत थी कुछ समय पहले, इसलिए आपने देखा कि शार्पली निफ्टी की रिकवरी आपके उस गैप को कवर कर दिया है, राइट। और सिचुएशन और भी ज्यादा हो सकती थी अगर डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड ने भी निवेश किया होता।
मगर इस पीरियड में डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड ने ज्यादातर पैसा निकाला है इंडियन स्टॉक मार्केट से। क्यों? एक तरफ इन्वेस्टर्स की रिडम्पशन, दूसरी तरफ पोलराइज्ड रैली जो एफआईएस ने दिया था, यानी कोविड क्राइसिस के रिकवरी में उन्होंने सेफ्टी ओरिएंटेड एसेट्स इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया, जैसे फार्मा, आईटी। तो ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड 20-25 स्टॉक की रैली में डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो डाइवर्सिफाइड फंड्स चलाते हैं। जस्ट 10-20 स्टॉक के ऊपर वो फोकस नहीं दे सकते, और सेबी ने भी 10% मैक्स एक्सपोजर एक स्टॉक में एक नियम डाला है। तो इसलिए डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स को भी बेचना पड़ा। तो ओवरऑल वो नेट सेलर्स रहे हैं इस पीरियड में, व्हेरेस एफआईआईएस ने नेट बाइंग किया है, राइट। तो अगर इन एफआईआईएस को बाइंग को वैल्यूएशन के तौर पर इंडिया की कंपैरिजन पे देखें, एक कारण जो पैसा आया इंडियन इकोनॉमी में, वो लेफ्ट हैंड साइड ग्राफ में टॉप लाइन जो ग्रीन में दिखता है वो इंडिया का प्रीमियम है विद इमर्जिंग मार्केट, और ब्लू में है इंडिया का प्रीमियम विद द वर्ल्ड मार्केट। तो दोनों में देखिए एक शार्प गिरावट आया था दिसंबर 17 के बाद, और इतना गिर गया था कि एक्चुअली अगेंस्ट द वर्ल्ड इंडिया डिस्काउंट में चला गया। तो इसके कारण इंडिया बहुत सस्ता मार्केट दिखा फॉरेनर्स को, और जबरदस्त उन्होंने बाइंग की, तो वापस वो वी शेप्ड ये भी दिख रहा है इंडिया का प्रीमियम में भी वैल्यूएशन में, राइट। और मानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ग्राफ में एमएससीआई इंडिया का लॉन्ग टर्म एवरेज के करीब हमारी मार्केट एक्सपेंसिव दिख रही है, अगर राइट हैंड साइड ग्राफ प्राइस टू बुक वैल्यू ग्राफ है, और यहाँ पर लॉन्ग टर्म एवरेज के नीचे अभी भी ट्रेड कर रही है इंडियन मार्केट, क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इतना गिर गया है कि बुक वैल्यू बहुत गिर गया, तो प्राइस टू बुक वैल्यू में बहुत अभी कम चीज है। तो इस रेशो के कारण इंडियन मार्केट अट्रैक्टिव दिख रहा है, क्योंकि आने वाले दिन में अगर अर्निंग्स को बढ़ाने की जरूरत है तो बुक वैल्यू यानी कैपेसिटी क्रिएशन की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एडिक्वेट कैपेसिटी इंडिया में पड़ा हुआ है। तो फॉरेनर्स के मन में फ्यूचर अगर 10% सेल्स बढ़ी तो प्रॉफिट 15 या 20% बढ़ सकती है, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट और डिप्रिसिएशन कॉस्ट आके उसको दबाएंगे नहीं, राइट। तो अब आते हैं आज की मेन टॉपिक के ऊपर, बजट। तो बजट की ये समरी है, मैं समरी को छोड़कर इंडिविजुअल लाइन पे आते हैं, ये शायद बाद में आके देख सकते हैं क्या समरी में हम कह रहे हैं। तो इसमें थोड़ा ध्यान देते हैं, 2 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो यहाँ पे लाइन बाय लाइन देखिए तो सब समझ आएगी आपको। तो रोज में देखिए तो पहली लाइन जो है नॉमिनल जीडीपी, यानी हमारी देश की जीडीपी, तो ये 211 लाख करोड़, ये कमा जो दिख रहा है वो समझिए कि उतना लाख करोड़, इसको ट्रिलियन भी नाम देते हैं। तो ट्रिलियन और लाख करोड़ सेम होते हैं। तो 211,006 तो नंबर दिख रहा है, दैट मींस 211 लाख करोड़ या 211 ट्रिलियन, जो भी शब्द आप इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें पहला कॉलम में FY20 यानी पिछले साल का एक्चुअल बजट जो एस्टिमेट था और एक्चुअल तो निकला, ये खाली हिस्ट्री के लिए है, इसको दोनों को इग्नोर कर सकते हैं। फिर आते हैं 2021 जो अभी का साल है, तो बजट में निर्मला जी ने लास्ट ईयर जब बजट प्रेजेंट किया था क्या एक्सपेक्टेशन रही और ये क्या निकला। FY21 RE माने रिवाइज्ड एस्टिमेट, ये क्या निकला, पर ये भी 90% ही सही है, क्योंकि और 2 महीने बाकी है इस साल में, तो क्या होगा उसमें देखना पड़ेगा। तो ये एक्चुअल नहीं है बट रियलिस्टिक है। और अब है कि इस साल की बजट में मैडम ने क्या प्रोजेक्ट किया, राइट। तो हम लास्ट 3 कॉलम इस टेबल, फर्स्ट टेबल के अंदर ध्यान देंगे कि अगले साल क्या प्रोजेक्ट कर रहा है, लास्ट ईयर एक्चुअल क्या हुआ, और अगर चाहिए तो लास्ट ईयर बजट में क्या उन्होंने बताया था, राइट। अब फर्स्ट नंबर पे आइए, यानी लास्ट ईयर एक्सपेक्टेशन था कि 225 लाख करोड़ की जीडीपी रहेगी, एक्चुअल निकला 194, यानी 30 लाख करोड़ का जीडीपी का कॉन्ट्रैक्शन इस साल, राइट। वही कह रहे हैं ना, -10% जीडीपी ग्रोथ इस साल, राइट। तो उस बेस से मैडम 222 लाख करोड़ का जीडीपी प्रोजेक्ट कर रही है। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, अभी राइट एक्सट्रीम में देखिए वो वाला नंबर, परसेंटेज YOY में 14.5%, यानी हमारे देश की जीडीपी को अगले साल 14.5% बढ़ने की आशा है। अभी ये 14.5% ज्यादा है या कम, आने वाले दिन बताएंगे, पर क्या ये रीजनेबल है।
बिल्कुल, क्योंकि बजट का एक पॉजिटिव रिएक्शन जो मार्केट में आया, इसका नंबर वन रीजन ये था कि मैडम ने प्रोजेक्शन जो किया एक बहुत रीजनेबल किया। मैं क्यों कह रहा हूँ रीजनेबल, क्योंकि ये नॉमिनल जीडीपी है। नॉमिनल जीडीपी में इसमें इन्फ्लेशन भी बैठती है, तो इन्फ्लेशन का रेट क्या है? 4.5 से 5%। तो 14.5 से आप 5.5 को 4.5 5 को निकालेंगे तो क्या बनता है? 9.5 से 10। तो जो पहले पहले बताया आपको, एक्सपेक्टेशन नेक्स्ट ईयर के लिए 9.5 10 है, तो उन्हें रीजनेबल अपना एक्सपेक्टेशन रखा है। फिर आते हैं गवर्नमेंट की बैलेंस शीट के ऊपर, राइट। ये गवर्नमेंट की बैलेंस शीट में फर्स्ट रेवेन्यू आता है, फिर एक्सपेंडिचर आता है, राइट। और गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज्यादा होती है, इसलिए डेफिसिट बनता है। तो पहला लाइन है रेवेन्यू रिसीट, उसके अंदर टैक्स भी होता है, नॉन टैक्स होता है। तो रेवेन्यू का फर्स्ट लाइन देखिए, दोनों जुड़ा की, क्योंकि नॉन टैक्स बहुत स्मॉल साइज है हमारे देश में। तो उन्होंने 15 लाख करोड़ से 18 लाख करोड़ का ग्रोथ दिखाया। कितना? 15%। तो 14% जीडीपी ग्रोथ, 15% टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ। बहुत रीजनेबल, बहुत ज्यादा उन्होंने क्या, जितना जीडीपी बताया उतना ही टैक्स का एक्सपेक्टेशन रखा। मगर कैपिटल रिसीट, अगला नीचे एक लाइन है देखिए बीच में, वहां पे उन्होंने क्या, 1.88 लाख करोड़ डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए रेज करने की प्रपोजल दिया है। अभी पिछले साल कितना हुआ है? इस साल खाली 46,000 करोड़। अगर उम्मीद थी 2 सवा 2 लाख करोड़ की, तो क्या हुआ? एलआईसी ऐसी कंपनियों की जो उन्होंने प्लान किया था, कुछ नहीं हो पाया। मगर काम बहुत किया है ये सब रेडी रखने में। इसलिए इस साल उन्होंने उतना नहीं एक्सपेक्ट किया जितना लास्ट ईयर था, बट रीजनेबल रखा है कि जो भी काम हो चुका है, बीपीसीएल, कॉनकॉर, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एयर इंडिया और एलआईसी, ये सब मिला के उन्होंने करीबन 2 लाख करोड़ के थोड़ा नीचे उन्होंने एक्सपेक्टेशन रखा है। बहुत रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है, और मेरी उम्मीद है कि जरूर इस साल ये ओवर अचीव करेंगे, जो पहले कभी बजट में कभी नहीं किया है, राइट। तो ये कैपिटल रिसीट, राइट, एक रीजनेबल और एक्सपेक्टेड है, और गवर्नमेंट का सीरियसनेस भी दिखता है कि ये डेफिनेटली आके मार्केट में डिसइन्वेस्टमेंट करेगी। तो हो गया ओवरऑल रेवेन्यू में 23% की ग्रोथ, मेनली ड्यू टू डिसइन्वेस्टमेंट। एक्सपेंडिचर में आइए, यहाँ पे स्टोरी देखिए। तो यहाँ पे मैं बजट एस्टिमेट को भी देखूंगा, रियल रिवाइज एस्टिमेट को भी देखूंगा। तो बजट एस्टिमेट में लास्ट ईयर उन्होंने कितना लिखा था? 26 लाख करोड़, और एक्चुअल खर्चा किया 30 लाख, 4 लाख करोड़ एक्स्ट्रा खर्चा किया। क्यों? महामारी के कारण रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा। मगर एट द सेम टाइम उन्होंने इस साल उसको फ्लैट रखा है, यानी जो भी महामारी के कारण भी हुआ उतना ही लेवल इस साल भी उन्होंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रखा है। ये बहुत बढ़िया चीज है। क्यों? मैं बताता हूँ। क्योंकि अल्टीमेटली फिस्कल डेफिसिट पे बात आती है, तो उसको मैं बाद में टैकल करता हूँ। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में देखिए, और ये रही नंबर वन गुड पॉइंट ऑफ दिस बजट, कि लास्ट ईयर 4 लाख करोड़ उन्हें खर्चा भी किया, 4 लाख करोड़। तो महामारी के कारण वो अपना बजट से कम नहीं खर्चा किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर को जारी रखा। और इस साल उन्होंने और 1 लाख करोड़ बढ़ाने की उम्मीद रखी है। ऐसे एक मुश्किल हालात में भी उन्होंने अपना फोकस कैपिटल एक्सपेंडिचर पे रखा है, यानी 26% कैपेक्स में बढ़ा। तो ये भी एक अच्छी चीज है जो स्टॉक मार्केट को पसंद आई, जो एफआईआईएस को भी पसंद आया। क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फर्क क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इमीडिएट डिमांड को पुश अप करेगा, मगर उसके बाद 6 महीने 1 साल में सब गायब हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से लेकर कई इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हुए करीबन 3-4 साल तक उसका जीडीपी के ऊपर असर टिका रहता है। तो ये एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया चीज है। ये करने के कारण ही हमारी जो फिस्कल डेफिसिट इतना प्रोजेक्शन के बाद 6.8, यानी देखिए प्रीवियस ईयर हमने 4.6 अचीव किया और एक्सपेक्टेशन था 3.5, निकला 9.5। मगर फिर भी अभी निर्मला मैडम ने बोल्डली ले स्टेप लिया है कि मैं 7% तक फिस्कल रिस्क को जाने दूंगी। और रेटिंग एजेंसीज हमें इजीली इसको डाउनग्रेड कर सकते थे देश को, अगर हमारी ग्लाइड पाथ थी 3.3 से 3 जाने का, एफआरबीएम फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एक्ट में जो था। मगर अब वो 7 कह रहे हैं, तो क्या रेटिंग डाउनग्रेड होगा? मेरे ख्याल में नहीं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट चीज, बाकी सभी देश
कि फिस्कल डेफिसिट भयंकर बढ़ रहे हैं। तो रिलेटिवली आप देखें तो हमारी भी फिस्कल डेफिसिट बढ़ने की जरूरत है। तो वो एक चीज है। सेकेंड चीज खर्चा, ये फिस्कल डेफिसिट बढ़ने के कारण खर्चा है, तो खर्चा कहाँ कर रही है? कैपिटल एक्सपेंडिचर में, क्योंकि वो फ्यूचर आने वाले साल में वो इनकम दिलवा सकती है गवर्नमेंट। अगर इकोनॉमी की जीडीपी बढ़े तो टैक्सेशन भी बढ़ जाएगा और आसानी से फिस्कल डेफिसिट कम आ सकता है। इसलिए मेरी उम्मीद है कि उन्होंने बोल्डली फिस्कल डेफिसिट को 7% तक लेके जाने की ऐलान किया है, मगर फिर भी रेटिंग एजेंसीज थोड़ा वार्निंग देंगे, मगर डाउनग्रेड नहीं करेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे। तो इसको भी मैं मैडम फाइनेंस मिनिस्टर को बधाई देना चाह रहा हूं कि उन्होंने बोल्डली अपने फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाने की और उसको कैपेक्स में खर्चा करने का डिसीजन लिया है। तो सेम चीज है, ये आंकड़े हम परसेंटेज ऑफ जीडीपी में हैं, किस आंकड़े हैं उसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज जो है इसके अंदर कि इनकम टैक्स जो मैंने उधर दिखाया था रेवेन्यू इनकम, उसका ब्रेकअप है ये। तो रेवेन्यू इनकम में ब्रेकअप में आप देखिए क्या हो रहा है, कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स में करीबन 22-23% का बढ़त, कस्टम्स ड्यूटी में 21%, बट एक्साइज ड्यूटी में नेगेटिव ग्रोथ, क्योंकि जीएसटी के रेट सब वो कम कराने वाले हैं। तो ओवरऑल टैक्स कलेक्शन 17% बढ़ने की उम्मीद है, मगर इसमें से गवर्नमेंट स्टेट्स को कुछ ट्रांसफर करके गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन 15% ही बढ़ने वाली है। तो कुछ टैक्स कलेक्शन तो वो शेयर कर रही है स्टेट्स के साथ। तो ये है टोटल इनकम का ब्रेकअप, राइट। एक्सपेंडिचर का ब्रेकअप तो हमने ऑलरेडी देख लिया। तो ये कैपेक्स का ब्रेकअप, तो इसके अंदर 5.5 लाख करोड़ के अंदर 1 लाख करोड़ रेलवेज को दे रहे हैं और बाकी का नॉन रेलवेज कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। और बोरोइंग्स के अंदर भी देखिए वो 12 लाख करोड़ का बोरोइंग करने वाले हैं अगले साल। पिछले साल भी उन्होंने 12 लाख करोड़ किया था। तो पिछले साल चलता है बोरोइंग बिकॉज कोविड क्राइसिस, बट नेक्स्ट ईयर भी वो अपना कैपेक्स प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए सेम 12 लाख करोड़ का बोरोइंग एक्सपेक्ट कर रही है। तो इसलिए डेट मार्केट में थोड़ा असर दिख रहा है, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर में करीबन देखिए 78, 71, 76 के नंबर के कंपैरिजन में गवर्नमेंट की बोरोइंग ऑलमोस्ट 50% बढ़ रही है। लास्ट ईयर हम माफ कर सकते थे क्योंकि कोविड चल रही थी, बट अगले साल भी वो कर रही है, तो नेचुरली वो थोड़ा नेगेटिव है इन टर्म्स ऑफ द डेट मार्केट प्रोडक्ट्स। तो समरी पे आते हैं अभी। तो ओवरऑल 2021-22 की बजट एक प्रो ग्रोथ बजट है, क्योंकि रिसीट एक्सम्पशन कंजर्वेटिव है और स्पेंडिंग को भी बढ़ा रही है मैडम, राइट। और इसमें क्या है कि रेवेन्यू स्पेंड्स को कैपेक्स में कन्वर्ट कर रही है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि ये ट्रांसपेरेंसी, इस बार उन्होंने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और ये सब जो ऑफ बैलेंस शीट में पहले दिखाते थे उसको उन्होंने ऑन बैलेंस शीट में कर दिया, राइट। वो एक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत बढ़िया चीज है ट्रांसपेरेंसी, और बताता है कि फॉरेनर्स को एक कंफर्ट दिलवाता है कि गवर्नमेंट कोई गोची नहीं कर रही है, राइट। तो ऑल भी एक थिंग है प्रोटेक्टिव फैक्टर। इस बजट में कोई नेगेटिव टैक्स कोविड सेस लाने की बात हो रही थी या फिर कुछ एलटीसीजी में बढ़त की बात हो रही थी, ये सब चीज को कोई हाथ नहीं लगाया। तो ये इटसेल्फ एक पॉजिटिव है। और अब तो फोकस मॉनेटरी पॉलिसी जो परसों आने वाली है फ्राइडे को, उसके ऊपर ध्यान देता है। बट जैसे शक्तिकांत दास ने बताया है कि पहले से वो सपोर्ट करते आ रहे हैं गवर्नमेंट को, और उम्मीद है कि इस बार भी वो सपोर्ट जारी रखेंगे, राइट। तो सब्सिडीज और ये से मूव करके ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी को मूव करने वाली बजट है ये। तो हमारी पोर्टफोलियोज भी डाइवर्सिफाइड रखेंगे बिकॉज ऑफ द बैलेंस्ड ग्रोथ। और इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने अपने ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर असेट, रोड्स, ये लैंड, उसको भी मोनेटाइज करने की बात किया है, तो अच्छा है। और एक अहम बात है, एक नया आईसीआईसीआई या नया आईडीबीआई को क्रिएट करना। पहले जो पुराने आईसीआईसीआई वो तो बैंक में कन्वर्ट कर दिया, तो अब वापस पुरानी सोच के ऊपर आ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म फंडिंग के लिए एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जरूरत है। उन्होंने 20,000 करोड़ वहां पे कैपिटल भी लगाया है, तो और 30-25,000 करोड़ मार्केट से उठाएंगे कैपिटल के जरिए, तो 50,000 करोड़ का कैपिटल इक्विटी होगा। तो करीबन और 4 से 4.5 लाख करोड़ अगेंस्ट दैट बोरो कर सकती है 8 to 9
तो टाइम्स है, तो 5 लाख करोड़ कैपेक्स को सपोर्ट करने के लिए ये डीएफआई के थ्रू गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया है। और इसके एस्टेब्लिशमेंट के बाद गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि प्राइवेट सेक्टर को भी हम मौका देंगे ऐसे सिमिलरली एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को डेवलप करने की, राइट। तो ओवरऑल पीएसयू की प्राइवेटाइजेशन, रिकैपिटलाइजेशन और ये बैंक्स के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन और एएमसी यानी बैड बैंक का क्रिएशन भी बहुत पॉजिटिव है पीएसयू बैंक्स और अदर बैंक्स के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट का बैंडविड्थ अभी लेंडिंग के ऊपर फोकस हो सकता है और एक डिसीजन मेकिंग में भी ट्रांसपेरेंसी आएगी और अल्टीमेटली पीएसयू बैंक्स को फ्रेश इक्विटी कैपिटल रेज से अपनी क्योंकि हालत सुधारने के बाद वो भी मार्केट को रीच करके फ्रेश कैपिटल रेज कर सकते हैं, राइट। इंटरनेशनल समरी में देखिए ब्लू वेव यानी डेमोक्रेटिक वैक्सीनेशन ड्राइव, कंटिन्यूड लिक्विडिटी। इंडिया में रूरल इंडिया अभी भी मानसून अच्छे, दोनों क्रॉप अच्छे रहे रबी और खरीफ, तो नेचुरली उनके हाथ में भी पैसा है तो कंजम्पशन के लिए बूस्ट मिलेगा, राइट। और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है तो आरबीआई रेट्स को यही लेवल पे लॉन्गर टाइम तक रख सकता है और लिक्विडिटी को भी सरप्लस रख सकता है। और हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट साइकिल को भी किक स्टार्ट आ जाएगी इस बार गवर्नमेंट के थ्रू और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ये पीएलआई स्कीम चाइना +1 शिफ्ट के कारण एक बूस्ट मिल सकता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी। तो कैपेक्स और एम्प्लॉयमेंट दोनों बढ़ने की आशा है। कोविड भी इंडिया को एक फॉर्मलाइजेशन जो डिमोनेटाइजेशन नहीं कर पाया वो कोविड ने कर दिखाया, एक डिजिटलाइजेशन और फॉर्मलाइजेशन को, और ई कॉमर्स और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी जो डिसरप्शन किया है उसके कारण भी एक अच्छा रिकवरी आ रहा है। हाउसिंग, पीएलआई और ग्लोबल डिमांड की रिकवरी ऑलरेडी हमने बात किया। और स्टिमुलस इस बार सभी देशों ने साथ किया, इसको कहते हैं सिंक्रोनस स्टिमुलस, और जो वीक डॉलर बट कंटेन कमोडिटी और कंटिन्यूड लिक्विडिटी सब इंडिया के लिए फेवरेबल है। Thank you very much. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.